तो एक बार फिर से CDNP जिगमंड एजुकेशन आपके लिए लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास। और इस क्लास का लाभ अगर आप अच्छे से लेना चाहते हैं तो बहुत ही प्रिकॉशंस लेकर, बहुत ही सावधानी से और एकाग्रता के साथ आप इस क्लास को अटेंड करिए। बिल्कुल पूरी बात को ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि ऐसे स्थान पर पढ़िए, आप क्लास अटेंड करिए जहां शांति हो, वहां कोई हो नहीं, ठीक है। और एक एक बारीकी को समझिए और अगर कोई बारीकी स्किप होती है तो आप फिर से इस वीडियो को रिमाइंड करिए और फिर से सुनिए। और इस प्रकार से आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो निश्चित रूप में आप वो चीज हासिल कर पाएंगे जो हम देना चाहते हैं और उससे आप लोगों को फायदा जरूर होगा। तो आज का टॉपिक क्या है उसे देखने के लिए हम चलते हैं बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और इसमें आप लोगों के सामने एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ली गई है और कंसीडर करते हैं हम एक पॉइंट P पर, ठीक है। ये पॉइंट P है, जरा ध्यान से देखिए। पॉइंट P ग्राफ में इसको क्या लिखा जाएगा चेक करें। अगर हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए है तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लंब खींचेंगे, ठीक है। और यहां से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी मिलेगी हमको, 3 मिल रही है। यहां पर कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक है। अब इसको हम कैसा लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे x की वैल्यू को क्या लिखेंगे 3 और y की क्या लिखेंगे 2। समझ रहे हैं। आप लोग ध्यान दे सकते हैं इसमें कि इसे हम किसी भी स्थिति में 2 3 नहीं लिख सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और बाद में क्या लिखी जाती है y की। तो क्या लिख पाएंगे हम इसको 3 2, ना कि 2 3। अगर आपने 2 3 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब क्या कह सकते हैं 3 2 और ये 2 3, ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर हमें 2 3 ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, एक और हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन फिर से हम ड्रॉ करेंगे और फिर हम देख पाएंगे कि इसमें हमको क्या मिलता है। ये देखिए, मान लो है 2, मतलब x की वैल्यू कितनी है, बोलो 2। x की वैल्यू कितनी है 2, तो हम क्या करेंगे, ये लिए हमने 2 और यहाँ क्या है ये y की 3, मतलब यहां कहीं हमें पॉइंट मिलेगा। ये देखिए, ये यहां से हमने ड्रॉ किया और ये 3 में ड्रॉ किया। तो ऐसी स्थिति में हमको एक दूसरा पॉइंट मिलता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में हमको क्या मिलेगा, एक दूसरा पॉइंट मिलता है। ये पॉइंट P हरगिज नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, कुछ और बोल सकते हैं, जैसे Q बोल सकते हैं। ये ध्यान से देखिए, ये Q हुआ और इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 3, कितनी होगी 2 3। समझ रहे हैं। अब आप लोग खुद डायग्राम में देखें और बताएं क्या 3 2 और 2 3 एक ही है क्या। आंसर आएगा हरगिज नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही वैल्यूज क्या हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। यहां पर जो हमने इस मैनर में लिख के बदलाया 3 2, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और हिंदी में इसे कहा जाता है क्रमित युग्म, ठीक है। इसका एक नाम और हो सकता है और वह है ऑर्डर्ड टू टपल।
ऑर्डर्ड टू टपल्स, या हिंदी में लिखना है तो क्रमित टू टपल। ठीक है, ये जैसे हमने टू एलिमेंट्स के लिए लिया, कितने के लिए लिया? टू एलिमेंट्स के लिए लिया, ऐसे ही ये थ्री एलिमेंट्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें तीसरी एक और एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, और वो कौन सी होगी? वो होगी जेड एक्सिस। यहां से हम ये देखो, ये क्या है? जेड एक्सिस। रियल में ये एक्सिस कैसे आती है? आप लोग अगर देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन में ऊपर की तरफ, हम ऊपर उठ नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब अपनी लाइन को हवा में ड्रॉ नहीं की जा सकती है। आप लोग अपनी उंगली या पेन रख करके वहां चेक कर सकते हैं। ठीक है, जहां आप वहां एक पेन रख दें खड़ा करके, वो कहलाता है जेड एक्सिस। ठीक है, लेकिन उसको बनाने के लिए डायग्राम में हम कैसा बनाते हैं? ऐसा ही बनाते हैं। ये क्या कहला जाएगा? जेड एक्सिस। ये लो, ठीक है। और अगर जेड एक्सिस में कोई तीसरा पॉइंट और मिल जाता, जैसे मान लो इसमें 2, 3 और क्या मिल गया? सपोज करें 1 मिल गया, तो इसको हम कैसा बोलेंगे? इसको बोलेंगे 3, 2, 1। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपल त्रिक। ये क्या है? ऑर्डर्ड ट्रिपल, या हिंदी में क्रमित त्रिक। और जो दूसरा नाम बोला हमने, उस नाम से ज्यादा आसान करके बोला जा सकता है। इसे बोला जाएगा ऑर्डर्ड थ्री टपल, ऑर्डर्ड थ्री टपल्स, या ऐसा हिंदी में क्रमित थ्री टपल, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ 3 नहीं, 4, 5, 6, 7 अप टू n, इसमें हम n डायमेंशन ले सकते हैं। 1, 2, 3 अप टू ये डायमेंशन कितनी हो सकती हैं? n हो सकती हैं। लेकिन इनको हमको लिखना किस में पड़ता है? इस ब्रैकेट में ही लिखना पड़ता है। याद रखें, अगर 2, 3 को आपने कैसा लिख दिया, ये देख लो, ये क्या है? ये है ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि क्या ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो आपको बोलना पड़ेगा हरगिज नहीं है। क्यों नहीं है? अगर कोई बोलता है क्यों नहीं है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। वो लॉजिक क्या होगा? ये देखिए, 2, 3 ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं है? ये देखिए, हम बोलेंगे 2, 3 क्या इज इक्वल टू 3, 2 है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ क्या? ये x की, ये y की, इसलिए इक्वल नहीं है। मतलब ये क्या हो जाएगा? इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि ये बताइए 3, 2, ब्रैकेट चेक करें, कौन सा ब्रैकेट लगा रहे हैं हम। अब ये क्या सेट में लिखते हैं, समुच्चय को ऐसे लिखते हैं ना ये। अब इसको क्या लिख दिया जाए? 3, 2। तो ये तो लिखा जा सकता है समुच्चयों में, सेट में ऐसा आगे पीछे लिखा जा सकता है। 2, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3, 2 लिख सकते हैं। इसलिए इसमें इक्वल हो सकता है। तो इसमें जिसमें इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर हरगिज नहीं होगा। ये 2, 3 क्या होगा? ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्रमित युग्म होगा, और ये क्रमित युग्म नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे? जिसको उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं अपन, अपोजिट ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या है? ऑर्डर पेयर है। और जिसको कैसा भी लिख सकते हैं वो क्या है? ऑर्डर पेयर नहीं कहलाता है। क्लियर है? तो ये ऑर्डर्ड पेयर के लिए आप लोगों को और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर लिख करके बताते हैं। ठीक है, ये देखिए,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा टू ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक है ए बी और दूसरा क्या है सी डी। अब अगर इन दोनों को इक्वल ले लिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ। देखना ये दोनों तरफ से हमने सिंबल लगाया है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। ए बी ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी, क्रमित युग्म ए बी बराबर क्रमित युग्म सी डी। कब होगा, जब ए इज इक्वल टू सी हो, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो, एंड सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो। ये देखो, ठीक है। इस साइन का मतलब क्या है, अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा, और अगर ऐसा है इस तरफ से लिया जाए तो ये हो जाएगा। मतलब ये दोनों तरफ से बात लागू हो जाती है। इस अगर ऐसा है तो ये हो जाए, रिजल्ट मिल जाएगा, और अगर ऐसा है तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस साइन का मतलब क्या है, ऐसा समझ सकते हैं। देखो इस तरफ के लिए कैसा है, ये इस तरफ के लिए ये वाला लागू होगा, ठीक है। और यहां से इस तरफ आएंगे तो कौन सा लागू होगा, इस तरफ वाला लागू होगा ये, ठीक है। तो इकट्ठा लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है, ऐसा है तो ये हो जाएगा और ऐसा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हम 3 के लिए लिख सकते हैं। ये देखिए यहां हमने लिखा ए बी सी, अगर इक्वल है किसके, डी ई एफ, तो इसको पढ़ते हैं क्या, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। क्या होगा, A इज इक्वल टू डी, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, फिर सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, B इज इक्वल टू E, और थर्ड वाला थर्ड के इक्वल, मतलब C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, F हो जाएगा। ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऐसा ही और भी हो सकता है 4 5 6 7 में, जैसे हम यहां लिख लेते हैं N के लिए A1 A2 A3 up to AN is equal to B1 B2 B3 up to BN, ठीक है। अगर ऐसा है तो कब होगा, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू B1, A2 is equal to B2 and A3 is equal to B3 up to ऐसा ही AN is equal to BN हो गया। अब निश्चित रूप में यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे वाली जो बात हम समझाना चाहते हैं उसको समझने के लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म को ही सेपरेट अलग से समझाया, ठीक है। इसको अच्छे से क्लियर रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। अब आगे हम विचार करते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हम कुछ नया लेते हैं। यहां देखें, एक हमने सेट लिया, समुच्चय लिया, ये समुच्चय है, इसमें है 1 2 3, कितने एलिमेंट्स हैं, 3। ये समुच्चय है, क्रमित युग्म नहीं, ध्यान से देखें, ये समुच्चय लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर पेयर के लिए ऐसा ब्रैकेट होता है, छोटा हुआ स्मॉल ब्रैकेट, और फिर हमने लिखा B इज इक्वल टू 4 5 6, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। शर्त यह है
कि जितने भी क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर हो उनका फर्स्ट एलिमेंट ये वाला हो और लास्ट वाला ये हो। देख रहे हैं, फर्स्ट वाला ये हो और लास्ट वाला कौन सा हो, ये हो। कौन कौन से बन सकते हैं, इसको बनाने के लिए एक शॉर्टकट अपनाते हैं। देखें, हम क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं हम 1 2 एंड 3। ये फर्स्ट वाले के सेट के लिए लिख लिया हमने, ठीक है। और सेकंड वाले के लिए देखें, क्या 1 2, सेकंड वाले 1 2 3 नहीं है, क्या है 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6। जरा चेक करें, यहां पर देखो 1 के बाद 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6 बनेगा, 1 के साथ 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। अब ऐसा ही 3 के साथ 4 बनेगा, 5 बनेगा और 6 बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पर कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, कितने ऑर्डर्ड पेयर बने लिखते हैं, ठीक है। ये है 1 4 हुआ, फिर बोले 1 5, फिर बोले 1 6 हो गया। अब बोले 2 4, अब आया क्या 2 5, और इसके बाद आएगा 2 6 आया। इसको थोड़ा खिसका देते हैं और इस तरफ। अब इसके बाद 3 वाले में देखें, 3 4, और बोलते चलो, आप लोगों को ही बोलना है, 3 5 और 3 6। ये पूरा का पूरा एक समुच्चय, एक सेट बन गया। क्या बन गया, ये पूरा का पूरा एक सेट बन गया। समझते हैं, इस सेट को खास नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं ए और बी का कार्तीय गुणनफल। हिंदी में क्या बोलते हैं, ए और बी का कार्तीय गुणनफल। इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। और इसे हम डिनोट करते, लिखते कैसा है, इसे हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। पहले ए, बाद में क्या, बी, क्योंकि ए के एलिमेंट सब में पहले आ गए हैं और बी के क्या आए हैं, बाद में आए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, बोलो, इसे बोलते हैं हम कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, ठीक है, समझ रहे हैं। या अगर इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले जो होंगे उनको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। समझ गए। इसमें खास बात क्या ध्यान देनी है, जो सबसे पहले सेट लिखा हो उसके पूरे एलिमेंट शुरू में आना चाहिए, और जो बाद में लिखा है उसके एलिमेंट्स बाद में आना चाहिए, ठीक है। और जो हमने एक ट्रिक से आप लोगों को बना के बताया, साइड में बनी हुई है, यह ट्रिक भी अपने आप में खास नाम से जानी जाती है। इसे हम कहते हैं वृक्ष आरेख। इसे क्या बोलते हैं, वृक्ष आरेख, या टी डायग्राम कहलाता है। ये क्या है, ये वृक्ष आरेख, इंग्लिश में
ट्री डायग्राम। ये क्या है? टी डायग्राम, वृक्ष आरेख। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने कार्तीय गुणनफल का मतलब समझा। अब अगर हमें कार्तीय गुणनफल की डेफिनेशन देनी हो तो हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? इसके लिए हम बोल सकते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, मतलब ए और बी दो समुच्चय हैं, तब ए और बी का कार्तीय गुणनफल इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, या निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी आर डिफाइंड एज, कैसा लिखेंगे हम? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल बतलाया हमने। अब डेफिनेशन में कैसा लिखा जाएगा ये देखिए, यहाँ क्या लिख देंगे? सभी में एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म के रूप में ही तो आ रहे हैं, ये सब क्या है? क्रमित युग्म में है। तो क्रमित युग्म के रूप में क्या लिख देंगे हम? अननोन में ए कॉमा बी, ये लो लिख दिया। अब सच दैट यहाँ बताना पड़ेगा ए और बी कौन है, ए और बी कौन है, ये देख लो। जैसे कहा जाए कि 1 और 4 कौन है, तो 1 को क्या बोलेंगे? बोले 1 तो ए का अवयव है, ए का एलिमेंट्स है, और 4 किसका है? बी का है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए को कैपिटल ए का होना चाहिए और स्मॉल बी को किसका होना चाहिए? कैपिटल बी का होना चाहिए। बस इसी बात को यहाँ लिखना पड़ेगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये लो, इतनी सी ये डेफिनेशन बन गई है। ठीक है, कॉमा के बदले यहाँ एंड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन और का नहीं कर सकते हैं, ओ आर का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं? एंड लिखा जा सकता है। समझ गए? ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ये डेफिनेशन सभी लोगों को याद रखना है, ऐसा नोटेशन के फॉर्म में भी ऐसा सभी लोगों को याद रखना है ये। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और भी लेते हैं जिसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के को क्लियर करते हैं, यह बात और अच्छे से समझ में आ सके। तो इसके लिए फिर से एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, और ये देखिए हमने लिया a इज इक्वल टू, ये सेट है ए बी सी, ठीक है, और b इज इक्वल टू है डी ई एफ। ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब हमको क्या करना है? हमको निकालना है ए क्रॉस बी और निकालना है बी क्रॉस ए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इसका सबसे आसान तरीका जो हमने बताया है वो क्या है? ट्री डायग्राम, वृक्ष आरेख। तो सबसे पहले हम फॉर ए क्रॉस बी, इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसके लिए फर्स्ट वाले सेट का ए बी सी लिखना पड़ेगा। मतलब ये लिखा हमने ए बी और ये लिखा सी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इनसे 3 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि कितने सेकंड में कितने एलिमेंट्स हैं? डी ई एफ 3 है। ध्यान रखना, यहाँ 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते, जितने भी होंगे उतनी लाइन ड्रॉ कर लें। जैसे 3 है तो 1 2 3, यहाँ भी देखो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 हो गया। अब इसमें क्या लिखना है? सेकंड वाले जो एलिमेंट्स हैं,
ये आएगा डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ हो गया, डी ई एफ हो गया। अब इनको हमको लिखना है देख करके। ये देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्या लिखना है, ऐसा, ए के साथ बी ऐसा, ये क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर, ए डी, और ये आएगा ए ई, फिर क्या आएगा ए एफ आएगा। अब सेकंड वाले का देखो क्या आएगा, बी डी, और क्या आएगा बोलो, बी ई, और क्या आएगा बी एफ, हो गया। और आगे देखो सी डी, सी ई, और देखो सी एफ। ये आंसर निकल आया, ए क्रॉस बी निकल आया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इसमें अगर हमें क्या करना है, अगर हमें इसमें B क्रॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, B क्रॉस ए निकालना है, तो उसके लिए ये देखो यहां लिखते हैं हम, फॉर B क्रॉस ए। तो पहले क्या लिखा, B, मतलब पहले हम B के एलिमेंट्स लिखेंगे। किसके लिखेंगे, B के। तो B के कौन कौन से बोलो, D E F। अब 3 लाइन ड्रॉ करके क्या करेंगे, इसमें ए बी सी लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और 3 लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो ए बी और ये सी के लिए, ए बी और सी के लिए, ए बी और ये सी के लिए। अब इसको देखते हुए हम B क्रॉस ए आसानी से लिख सकते हैं। ये देखो B क्रॉस ए, ठीक है। अब कितना आएगा देख लो, B क्रॉस ए में क्या आएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, डी ए, फिर क्या आएगा बोलो, डी बी, फिर क्या आएगा बोलो, डी सी आएगा, और आगे बोलो ई ए, अब सेकेंड वाले में आ गए, और आगे बोलो ई बी, और क्या आएगा, बोलते चलें, बिना बोले काम नहीं बनता है, ई सी, बोलना जरूरी सभी लोगों को, अपने सामने बोलें, आप लोग बोलेंगे हमको सुनाई देगा। ये देख लो एफ ए, और ये एफ बी, और ये क्या बोलना है, एफ सी। ये भी आंसर आ गया। दोनों क्या निकालना था, ए क्रॉस बी, ये निकल आया, और क्या निकालना था, बी क्रॉस ए, वो भी निकल आया। ठीक है, इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये निकालने में किसी को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो चलो हम एक और थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा, जिसमें आप लोगों की सभी प्रॉब्लम्स एक साथ ही सॉल्व हो जाएं, बिल्कुल तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। ये देख लो, मान लो हमने क्या ले लिया, a इज इक्वल टू ले लिया 1 2, अब हमने ले लिया b इज इक्वल टू 3 4, और c इज इक्वल टू ले लिया हमने 5 6। समझ रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज निकालने को दे दी जाए। क्या क्या, फर्स्ट निकालिए a क्रॉस b, सेकेंड फिर निकालिए b क्रॉस c, फिर निकालिए कुछ भी
ये देख लो ए क्रॉस सी थर्ड। ऐसे ही और भी बहुत सारे दिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या जो सिखाना चाहते हैं नया, वो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तीनों करना हो तब कैसा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक एक करके टी डायग्राम। सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए ए क्रॉस बी, क्या करना है, ए में क्या है 1 और 2, 1 और 2, तो बी कौन सा है 3 4, ये देख लो ये 3 ये 4, इसमें भी 2, कितना 3 4। इससे क्या निकल आएगा बोलो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देख के लिख दो कितना आएगा 1 3 और 1 4, और बोलो 2 3, और बोलना है 2 4। हो गया। अब ऐसा ही आप लोगों से बन जाना चाहिए बी क्रॉस सी। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। थर्ड वाला ए क्रॉस सी, वो भी बन जाएगा, बन जाएगा। चलो ए क्रॉस बी क्रॉस सी पर चलते हैं, तो ठीक है। 3 वाला कैसे निकालना है ये देखते हैं। ये देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ए वाले का एलिमेंट्स क्या लिखना पड़ेगा बोलो 1, और ये लिखा हमने 2, क्या लिखा 2। अब इसमें बी वाले लिखना है, बी वाले कितने हैं बोलो 2, कौन से हैं 3 4 3 4। अब इनसे सी निकालना है, सी में कितने बोलो, ये इनसे सी मतलब 2, ये देख लो ऐसा। सी में कितना बोलो 5 6 5 6 5 6 5 6। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें ये देखो एक पार्ट ये वाला है, ठीक है, एक पार्ट ये वाला है, ये ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में यहां पर देखो ए के एलिमेंट्स 1 2, बीच वाले में किसके हैं बोलो बी के हैं, और तीसरे वाले में किसके हैं सी के हैं। अब इनको हमको सिर्फ जमा करके लिख देना है, ठीक है, इनको हमको सेट करके लिख देना है। तो कैसा लिखेंगे हम, इसमें लिखना होगा, यहां से लिखते हैं ए, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, कैसा लिखेंगे 1 3 5। ये देखो 3 वाला है ये 1 3 5, मतलब क्या है ये ऑर्डर ट्रिपल है ये, ठीक है, क्रमित त्रिक या ऑर्डर्ड 3 टपल, क्रमित 3 टपल है ये 1 3 5। सेकेंड देखो 1 3 6 1 3 6 हो गया। अब सेकेंड वाले का 1 4 5 1 4 5, फिर 1 4 6 1 4 6 हो गया। अब आते 2 में 2 3 5 हो गया, 2 3 5। अब 2 3 6 2 3 6 हो गया। अब लास्ट में बचा है ये आएगा 2 4 5 और फिर 2 4 6 2 4 6। ये देख लो ये क्या निकल आया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब क्या कहलाएगा ये ऑर्डर्ड 3
टपल्स, ठीक है, हिंदी में क्रमित 3 टपल्स, ठीक है। ये 3 के लिए भी हमने निकाल करके बता दिया। अब सभी लोगों से जरूर बनना चाहिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम करने के लिए दे रहे हैं जो करके लाने हैं। ये है एक्सरसाइज 2A में 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, और इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल के करने हैं। एग्जाम्पल के कितने करने हैं वो भी दे देते हैं। ये एक्सरसाइज के हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल के हैं 1 2 3 4, कितने टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं। मतलब कुल मिला के दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 10 प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। प्रॉब्लम कितनी हो जाएंगी, 10 प्रश्न करके लाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन करें और इसके बाद उनकी फोटो खींचें और इसके बाद हमारे पास ये फोटो जरूर भेजें, जिससे पता चलेगा कि क्वेश्चन आप लोगों से बन पा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसमें मैसेज लिख दें, क्वेश्चन हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। कल इसके बाद नए क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें।